हेलो एंड वेलकम बैक। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की वीडियो 5। आज हम एसिड अमाइड्स पढ़ने वाले हैं, वही ग्रुप जहां पे अमीन्स रिप्लेस कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को। ये प्राइमरी भी हो सकते हैं जहां पे सिर्फ एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ हो नाइट्रोजन या अमीन्स के साथ। सेकेंडरी भी हो सकते हैं जहां पे दो कार्बन से ये अमीन ग्रुप घिरा हुआ हो, और टर्शरी भी हो सकते हैं जहां पे तीन कार्बन नाइट्रोजन के पास हो। नॉमेनक्लेचर में जो प्राइमरी है उसके ओइक की जगह हमने सिर्फ अमाइड को यूज करना है। जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH में फॉर्मिक एसिड की जगह फॉर्माइड लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो अमाइड यहाँ पे यूज किया हमने ओइक एसिड की जगह। जैसे बेंजोइक एसिड है तो बेंजाओइक की जगह अमाइड लगा दिया। तो NH2 जब भी C डबल बॉन्ड O के साथ लगे हुए हो और पीछे एक R ग्रुप हो, वहां पे हम ओइक एसिड की जगह अमाइड यूज करेंगे। एलिसाइक्लिक रिंग के अंदर क्या होगा, सीधा सीधा नाम हम इसका लिख देंगे, कार्बोक्सा अमाइड लिख देंगे, कार्बोक्सा अमाइड और साइक्लोपेंटेन। अब सेकेंडरी और टर्शरी के लिए हमने N लेटर को सिर्फ नाम के आगे लिख देना है, और जो पीछे R जो ग्रुप है उसका नाम N के बाद लिख देना है। जैसे इस केस में N मिथाइल एसिटामाइड है। अगर यहाँ पे NH2 होता तो हम N भी ना लगाते और मिथाइल भी नहीं लिखते, वो सिर्फ सीधा नाम होना था एसिटामाइड। लेकिन यहाँ पे CH3 है, तो इसको बताने के लिए यहाँ पे N का यूज करेंगे, फिर मिथाइल और एसिटामाइड। अब ये टर्शरी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे तीन कार्बन से नाइट्रोजन घिरी हुई है, तो पहले को N इथाइल, यहाँ पे क्योंकि दो कार्बन है तो इथाइल, फिर एक कार्बन वाला ऊपर है तो N मिथाइल। फिर उसके बाद जो इस ग्रुप का नाम बचता है जो कि है प्रोपेनामाइड। प्रोपेन मतलब तीन कार्बन और अमाइड लगेगा ओइक एसिड की जगह, तो अमाइड, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइड। प्रेपरेशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले क्या होगा, COCl यानी कि दूसरे डेरिवेटिव का जो क्लोरीन होगा, यहाँ पे एसिड क्लोराइड हमने यूज किया है, तो जो क्लोरीन होगा उसमें सिर्फ हमारे को अमोनिया ऐड कर देना है, तो Cl रिप्लेस हो जाएगा N के साथ, तो NH4 यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि NH2 यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से एक H बचेगा, अमोनिया पूरा बचेगा और Cl वही यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं। एकदम सिंपल है ये। दूसरा क्या है, अमोनियम साल्ट भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमने सीधा ही अमोनियम हमने साल्ट के साथ ऐड कर रखा है, जिसका हम हीट के अंदर करेंगे, जिससे यहाँ पे H2O रिलीज हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से और दो H2 यहाँ से, तो NH2 यहाँ से अमाइड हमारे को मिल जाता है। एक थोड़ी सी अजीब प्रेपरेशन है इसकी, जरूरी नहीं है एग्जाम में इसको लिखना, लेकिन पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, ये है कार्बन के साथ जब भी ट्रिपल बॉन्ड में N प्रेजेंट होता है, इसको हम नाइट्राइल बोलते हैं। तो यहाँ पे R ग्रुप पीछे लगा हुआ है, इसमें सिर्फ हमने वाटर को डालना है कंसंट्रेटेड HCl के अंदर, यानी कि एसिडिक मीडियम के अंदर, तो हमारे को एसिटामाइड यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड यहाँ के होंगे इसमें H2 जुड़ेगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के ऊपर जुड़ेगा। एकदम ही इजी होते हैं ये। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो लिक्विड जो होता है ओनली फॉर्मामाइड होता है, और अदर जो होते हैं कलरलेस सॉलिड्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिक्विड कौन सा एसिडमाइड होता है, तो फॉर्मामाइड होता है। तो रूम टेम्परेचर के अंदर लोअर मेंबर जो होंगे सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसके क्या होंगे, हाइयर होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिसके चलते डबल जो H होता है यहाँ पे यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाता है। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले याद करना कि ये मोस्ट स्टेबल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, तो अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटेन करके रखता है, जिसके चलते ये क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है और मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड करेक्टर है इसको ज़्यादा अटेन करके रख पाता है और डेरिवेटिव्स के मुकाबले में। तो मोस्ट स्टेबल है और लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव है तभी हमारे को कम रिएक्शन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब इसकी बात करें तो एम्फोटेरिक करेक्टर होता है, कभी बेसिक बन जाएगा कभी एसिडिक बन जाएगा। ऐसा क्यों, यहाँ पे N है ये बेसिक है, और H अगर यहाँ से रिलीज होगा तो एसिडिक करेक्टर शो करेगा। और भी इसमें फैक्टर हैं, लेकिन
अब जो बेसिक है वो लोन पेयर के चलते है, एन के ऊपर लोन पेयर होता है, इसी के चलते मैंने कहा कि ये जो एन है ये बेसिक करैक्टर लाएगा। लेकिन जो एसिड है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन एन पॉजिटिव बाय विच हाइड्रोजन कैन रिलीज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर बेसिस, जब हम स्ट्रॉन्गर बेसिस का यूज करेंगे तो H यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यानी कि इस H के चलते इसका एसिडिक मीडियम है और इस N के चलते इसका बेसिक मीडियम है, तो इन दोनों से इसका एम्फोटेरिक करैक्टर शो होता है। यहाँ पे ये 3 रिएक्शन है जो कि शो करते हैं जब बेस और एसिड मिलता है तब हमारे को अमाइड हाइड्रोक्लोराइड मिल जाता है। इस दूसरे रिएक्शन में भी यहाँ पे ये एसिड की तरह वर्क करता है। क्या होता है, यहाँ पे ये अपने हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है जिसकी जगह इसने सोडियम को अपने साथ अटैच कर लिया, तो H पॉजिटिव छोड़ रहा है, तो उसका यही मतलब है कि एसिड की तरह वर्क करता है। यहाँ पे ये एसिड की तरह वर्क करेगा जब हमारे को बेस मिलेगा HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड, इसके साथ ये मर्क्यूरिक साल्ट बना देगा, Hg यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से H पॉजिटिव के आयन रिलीज हो जाएंगे जिसके चलते ये एसिडिक करैक्टर शो कर रहा है। वहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसने बेसिक करैक्टर शो किया क्योंकि ये अपने H पॉजिटिव यहाँ पे रिलीज नहीं कर पाया, तो ये रिएक्शन शो करते हैं कैसे ये एम्फोटेरिक करैक्टर शो करता है। फिर एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि है हाइड्रोलिसिस। जब बेसिक करैक्टर होगा तब हमारे को कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाते हैं, जब एसिडिक मीडियम होगा तब हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, साथ में अमोनिया मिलेगा, अमोनियम आयन मिलेगा। ऐसा क्यों, यहाँ पे ज़्यादा H है तो COOH भी हो जाएगा और NH3 से भी H हो जाएगा। यहाँ पे OH थोड़े से कम है तो यहाँ से एक H कम होगा और NH3 नॉर्मल होगा। इसको ढंग से समझने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म भी है जिसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम सबसे पहले समझ रहे हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब H पॉजिटिव हमारे को मिलेंगे। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसका डबल बॉन्ड है, लेकिन आपको पता है कि डबल बॉन्ड होने के साथ में भी ये चार्ज को अटेन कर पाती है, तो हाइड्रोजन जो है सीधा ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाती है। अब हमने ये फिनोमेना पीछे भी पढ़ा है, जब हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट में ये जो कार्बन है इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास यहाँ पे है, ये ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींचेगी। जब ये अपनी तरफ खींचेगी तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल तुरंत इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो वाटर आया, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, सीधा इसने अटैक किया और कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो गया। फिर यहाँ पे जो NH2 है इसके पास ये जो लोन पेयर है, इन लोन पेयर के चलते इसने इस हाइड्रोजन को, ये जो वाटर के साथ यहाँ पे लगी हुई है, इस लोन पेयर ने इसको अपनी तरफ खींचा जिसके चलते यहाँ पे हमारे को NH3 अमोनिया मिल गया। अब जब ये अटैच हुआ यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने अपने ये जो डबल बॉन्ड है इसको अपने पास खींच लिया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए इसको ये यहाँ से खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। फिर क्या होगा, हमने अमोनिया तो देख लिया, यहाँ पे OH सिर्फ OH ही रहा और इस जगह पे भी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड इसने बना रखे थे, तो यहाँ से हाइड्रोजन इधर को गया तब ये भी यहाँ पे स्टेबल हो गया। और इस जगह पे यहाँ पे ये जो एरो लगा हुआ है इसका यही मतलब है कि हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी क्योंकि इस ऑक्सीजन को 2 जगह बॉन्ड नहीं बनाने हैं, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है वो भी डबल। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है अपना बॉन्ड देती है, यहाँ से रिलीज हो जाती है और हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, साथ में NH4 मिल जाता है। वहीं अगर हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात करें तो इसमें ये जो OH है ये डायरेक्टली ही अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने ऊपर चार्ज ले लेगी, लोन पेयर ले लेगी, जिसके चलते यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा और OH यहाँ पे प्लेस हो जाता है। लेकिन दूसरे ही स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वापस आने की कोशिश करते हैं जिसके चलते ये NH2 यहाँ से रिलीज हो जाता है क्योंकि ये लीविंग ग्रुप होते हैं जो कि हमने पीछे पढ़ रखा है। तो ये लीव कर जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की वापस से फॉर्मेशन हो जाएगी, OH यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा। अब ये जो NH2 है यहाँ पे अनस्टेबल होता है, इसके ये जो लोन पेयर है यहाँ के हाइड्रोजन को अपनी तरफ को खींचते हैं, तो कार्बोक्सिलेट आयन आपको पता है स्टेबल हो जाता है जल्दी, तो ये ऐसे ही रहेगा और NH3 अपने आप को स्टेबल करके अमोनिया बना देता है।
अब हम डिहाइड्रेशन पढ़ लेते हैं, जिसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है। डिहाइड्रेटिंग का क्या मतलब है? H2O को हटाना। तो यहाँ पे H2O कहाँ पे है? ये रही H2 और ये रही O। तो इसको हटाने के लिए P2O5 का यूज़ किया हमने, जो कि है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। यहाँ पे हमने यूज़ करा, जिसके चलते क्या हुई? डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव हुआ। यहाँ पे वाटर जब रिमूव हुआ तब H3PO4, यानी कि इसी के अंदर तो एडिशन होगा आराम से, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, नाइट्राइल हमारे को मिल जाता है। इसी नाइट्राइल से हमने पीछे प्रेपरेशन भी कर रखी है। ये रहा वो रिएक्शन। यहाँ पे नाइट्राइल में वाटर को ऐड किया है, जिससे हमारे को एसिटामाइड मिला है। वहाँ पे उल्टा हुआ है कि इस वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से हटाया है बाय स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5। अब थोड़े से रिएक्शन और बचते हैं, जिसमें नाइट्रस एसिड के साथ भी एक रिएक्शन है। नाइट्रस एसिड होगा, साथ में HCl होगा। हीट के प्रेजेंस में यहाँ पे हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। N2 इसका टूट जाएगा, क्योंकि एक N यहाँ से मिलेगा, H2 यहाँ का मिलेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ की, बाकी NaCl हमारे को मिल जाएगा। पांचवा रिएक्शन है हॉफमैन डिग्रेडेशन, जिसके अंदर अमाइड जो होता है अमीन के अंदर प्रेजेंट हो जाता है बाय एलिमिनेटिंग CO ग्रुप। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जब इस CO ग्रुप को मैं हटा देता हूं तो RNH2 बचता है, जो कि एक अमीन है। तो इसको यहाँ से हटाना है, तो इसको हटाने के लिए Br2 का यूज़ किया जाता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। RNH2 हमारे को यहाँ से मिल गया। C डबल बॉन्ड O यहाँ पे K2CO3 के साथ उड़ जाता है और KBr दूसरे Br को पकड़ के साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी छोड़ देता है। लास्ट है रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे जब भी इस ऑक्सीजन को रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन अटैच होगी। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाती है और सिंपली यहाँ पे रिडक्शन हमारे को देखने को मिलता है। सो यू आर वॉचिंग रजत शर्मा। बाय बाय।